हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है वैदिक ज्योमेट्री। 99% लोग सनातन धर्म के इस ज्ञान से अनजान हैं, बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि हमें कुछ बताया ही नहीं गया है। हमारी सरकारों ने कुछ बताया ही नहीं था। हमें तो अब पता चला है जब ये इंटरनेट आया है, उससे पहले हमें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि इन चीज़ों को जानबूझ के छुपाया गया था जिससे कि हमें हमारे नॉलेज के बारे में पता ही ना चले, हमें इस चीज़ के बारे में गर्व महसूस ना हो, हमें हीन भावना महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे हमने तो कुछ बनाया ही नहीं है, सब कुछ हम तो विदेशों वालों का पढ़ रहे हैं। हम पढ़ते थे तो सारी जो स्टोरी होती थी इंग्लिश की, सबकी सब अंग्रेजों की होती थी। मैं कभी सोचती थी कि ये जो स्टोरीज वगैरह हैं इनके कुछ शेर ना पैर, मतलब इनको इसमें ऐड क्यों कर रखा है बुक के अंदर, और सारे उन्हीं की पढ़े जा रहे हैं, बेतुकी पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारे इसमें शास्त्रों में इसमें ऐसा कुछ है या नहीं है, तो ये माइंड में पहले भी क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें अब निकल के आ रही हैं, और वीडियो को देखते हैं किस तरीके की है, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बचाओ कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ मुझे कोई बचाओ। ज्योमेट्री शब्द देखते ही हम भागने लगते हैं, क्योंकि स्कूल में गणित के इस ज्योमेट्री के चैप्टर ने हमारे दिमाग को बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन यह टॉर्चर नहीं होता अगर हमें वैदिक तरीके से गणित और ज्योमेट्री सिखाया जाता। वैदिक काल में गुरु अपने शिष्य को इतनी प्रैक्टिकली गणित और भूमिति के नियम सिखाते थे कि विद्यार्थी दैनिक कार्य करते करते ही ज्योमेट्री सीख जाते थे। अगर वैदिक कालीन ज्योमेट्री अच्छी थी तो फिर हमें यह रट्टा लगाने वाली शिक्षा पद्धति में पाइथागोरस के प्रमेय और यूक्लिड के सिद्धांत क्यों सिखाए जाते हैं? क्यों कोई भारतीय गणितज्ञ का नाम मात्र भी हमारे पुस्तकों में नहीं देखने मिलता? कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगता और पर गांव का सिद्ध महंत। दूसरों को तो हमारी संस्कृति से ईर्ष्या और जलन थी ही, लेकिन हमने खुद ने भी अपनी महानता को नहीं पहचाना। आज विदेशी लोग तो वैदिक गणित को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे देश के ही कई लोग ऐसे हैं जो किसी खास मकसद से भारत और खासकर सनातन धर्म को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपनी महान विरासत को पहचानें और हमारे जीवन में शामिल करें, और किसी दुष्प्रचार का शिकार न बने। दुष्प्रचार तो ऐसा भी किया जाता है कि न तो हमारे यहाँ विमान शास्त्र था, न हमारे यहाँ परमाणु विज्ञान था, न हमारे यहाँ आयुर्वेद था, न हमें गणित आता था, और न ही हमें ज्योमेट्री आती थी। तो फिर यह क्या है? क्या ऐसी आकृतियां और ऐसे बड़े बड़े अद्भुत स्थापत्य बिना गणित के और बिना ज्योमेट्री के क्या संभव है? क्या इन्हें जादू से बनाया गया था? इस जादूगरी को करने के लिए हमें उच्च कोटि की ज्योमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है, जो हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के पास था। और ज्योमेट्री को शुल्बसूत्र कहा जाता था। वैदिक काल में ज्योमेट्री हमें कई क्षेत्रों में देखने मिलती है। इनमें से पहला है कल्पशास्त्र, यानी कि यज्ञ निर्माण कला, जिसमें हमें ज्योमेट्री मिलती है। दूसरा है ज्योतिष विज्ञान, इसमें भी हमें ज्योमेट्री देखने मिलती है। तीसरा है वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र, यह भी ज्योमेट्री से भरपूर है। और चौथा है श्री विद्या। यह श्री विद्या तंत्र का एक ऐसा प्रकार है जिसमें ज्योमेट्री का उपयोग कर यंत्रों का निर्माण किया जाता था। तो आइए जानते हैं कैसी थी वैदिक कालीन ज्योमेट्री। वैदिक काल में सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण, कलाकार और कारीगर भी ज्योमेट्री में निष्णांत थे, और इनकी यह विद्वत्ता हमें कल्पशास्त्र में देखने मिलती है। यह कल्पशास्त्र यज्ञ का विज्ञान है। इस कल्पशास्त्र के दो विभाग है। पहला है श्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्रों का दिशा निर्देश है, जो अनुष्ठान में बहुत उपयोगी है। और दूसरा विभाग है शुल्ब शास्त्र, जिसमें यज्ञ और यज्ञ वेदी की तैयारी के बारे में है, और यह ज्योमेट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुल्भ सूत्र का अर्थ है शुल्भ यानी कि रस्सी, और सूत्र यानी कि सिद्धांत या नियम, और यह सिद्धांत यज्ञ की वेदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। प्राचीन समय में नाप लेने के लिए रस्सी का उपयोग किया जाता था। आज उस रस्सी ने आधुनिक रूप ले लिया तो वह बन गई मेजर टेप। अब हम आपको एक अग्निवेदी दिखाते हैं। इस अग्निवेदी में 3 वेदियां होती है, एक वर्गाकार, दूसरी वृत्ताकार और तीसरी अर्धवृत्ताकार।
इस अग्निवेदी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन यज्ञ कुंडों का आकार वर्गाकार, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार है, लेकिन उनका क्षेत्रफल एक समान है। बिना भूमिति के ज्ञान के एक समान क्षेत्रफल वाले आकार नहीं बनाए जा सकते। क्या हमारे ऋषिमुनियों के पास ज्योमेट्री का कोई फार्मूला था जिसकी मदद से उन्होंने समान क्षेत्रफल वाले यज्ञ कुंड बनाए थे? हमारे ऋषियों के पास नाप लेने की एक खास इकाई थी जिसे अंगुल कहा जाता था। जब तिल के 34 दानों को एक लाइन में रखा जाता था और जो लंबाई बनती थी उसे एक अंगुल कहा जाता था। यह अंगुल ही माप लेने की स्टैंडर्ड इकाई थी। तो कई लोग कहेंगे कि यह कैसा माप है जो तिल के दानों से लिया जाता था? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसे हम इंच कहते हैं वह भी 1995 तक 1 इंच यानी पैर के अंगूठे की चौड़ाई जितना माप, और जिसे पूरा यूरोप मानता था उससे पहले इंच यानी जौ के 3 दाने जितनी लंबाई। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इंच के मुकाबले अंगुल का माप कितना स्टैंडर्ड था, क्योंकि तिल के दाने एक समान होते हैं। अब हम समझते हैं कि प्राचीन भारतीय लोगों ने इन अग्निवेदी की रचना कैसे की। वैदिक काल में वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसे बनाते थे? तो आप कहेंगे कि स्क्वायर बनाना तो आसान है, कोई भी बना लेगा, लेकिन स्क्वायर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है अगर आपके पास भूमिति का ज्ञान नहीं है। आप स्क्वायर तो बना लोगे, लेकिन वह 90 डिग्री वाला स्क्वायर नहीं होगा, और इसका सबूत आपको कई घरों में देखने मिल जाएगा। प्राचीन भारत में किसी यज्ञ या स्थापत्य के लिए वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले दिशाओं का निर्धारण किया जाता था। दिशाओं का निर्धारण सूर्य को देखकर किया जा सकता है, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि सूर्य की पोजीशन अलग अलग मौसम में और संक्रांति में बदलती रहती है। तो परफेक्ट दिशा को कैसे निर्धारित किया जाए? तो उसके लिए हमारे वैदिक ऋषि एक छड़ी को लेते थे और एक डोरी लेते थे। डोरी के छोर पर एक कील को बांधते थे और एक छोर उस छड़ी से बांधते थे और छड़ी को जमीन पर खड़ा कर एक सर्कल दौड़ते थे, और यह काम सूर्योदय से पहले किया जाता था। अब जब सूर्योदय होता है तो उस छड़ी की परछाई सूर्य की विपरीत दिशा में पड़ती है, और जब सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है तो उसकी परछाई भी अपना स्थान बदलती जाती है, और सूर्यास्त होने पर उसकी परछाई सूर्य के सामने पड़ती है। इस विधि से हमें 2 बिंदु प्राप्त होते हैं। इन बिंदुओं को जोड़ने से हमें पूर्व और पश्चिम रेखा प्राप्त होती है। अब दूसरा स्टेप है स्क्वायर को दौड़ना। अब हमें 5 अंगुल का स्क्वायर बनाना है तो हम 5 अंगुल की डोरी लेंगे, और 10 अंगुल का स्क्वायर बनाना है तो 10 अंगुल की डोरी लेंगे। उसे लेकर उस पूर्व पश्चिम रेखा पर एक सर्कल दौड़ना है। अब ए को सेंटर में रखकर एक दूसरा सर्कल दौड़ना है। फिर ए और बी के लंबवत पहले सर्कल पर सेंटर बनाकर एक तीसरा सर्कल बनाना है। फिर बी को सेंटर में रखकर चौथा सर्कल बनाना है, और इसी प्रकार 5वां सर्कल भी बनाना है। अब हमें इन 4 सर्कल के जोड़ पर 4 बिंदु प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, और इन बिंदुओं को रेखाओं से जोड़ने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर का आकार मिलता है जो सटीक दिशाओं के साथ अलाइन करता है, और इसमें जो कोने मिलेंगे वह परफेक्ट 90 डिग्री के होंगे। और इसी तरह वेदी और यज्ञ कुंड बनाए जाते थे। अब अग्नि वेदी में जो वर्गाकार यज्ञ कुंड होता है उतना ही क्षेत्रफल उस वृत्ताकार यज्ञ कुंड का भी रखा जाता था। तो ऐसा कैसे किया जाता था वह हम जानते हैं। शुल्बसूत्र की मदद से हमने वर्ग तो बना लिया, अब हमें उसी वर्ग के क्षेत्रफल जितना ही वृत्त को भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं को जोड़ता हुआ एक वृत्त बनाना है। फिर हमें x और y का विस्तार करती हुई और o को चिन्हित करती हुई एक रेखा बनानी है। फिर x और y के बीच में 3 समान भाग करने हैं। अब हमें z को चिन्हित करना है। अब x y 1/3 के रूप में है, इसीलिए y z 1/3 है पर z x 2/3 है। अब हमें o और z बिंदु के साथ एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब यह o और z से बना सर्कल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सर्कल का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल जितना ही है। यह तो हुई वर्गाकार और वृत्ताकार की रचना, लेकिन शूलबसूत्र में त्रिभुज, समलंब, चतुर्भुज, चतुष्कोण, षटकोण आदि भौमितिक आकारों को बनाने के सूत्र दिए गए हैं, और इन सूत्रों का उपयोग कर कई प्रकार के यज्ञ कुंडों का निर्माण छात्रों के पास करवाया जाता था।
जिससे छात्र आसानी से ज्योमेट्री के नियम सीख जाते थे। यह यज्ञ कुंडों के साथ साथ यज्ञ वेदी भी बनाई जाती थी, जैसे कि शयनचित्ती, रथचक्रचित्ती, कूर्मचित्ती आदि। यज्ञ कुंड और यज्ञ चित्ती का निर्माण करते करते छात्र पाई के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते थे और पाइथागोरस का प्रमेय भी सीख जाते थे। तो कई लोग कहेंगे कि पाई का मूल्य और पाइथागोरस का प्रमेय तो पश्चिमी गणितज्ञों की देन है। वैदिक काल में यह कैसे हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि हमारे ऋषि पाई के मूल्य से भलीभांति अवगत थे। पाई एक गणितीय नियतांक है। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास के अनुपात के बराबर होती है, जिसका मूल्य 3.1415 के बराबर है। यदि किसी वृत्त का व्यास 1 अंगुल है तो उस वृत्त की परिधि पाई के बराबर यानी कि 3.14159 अंगुल जीतनी होगी। आर्यभट्टीय गणितपाद सूत्र 10 में आर्यभट्ट ने इसका उल्लेख किया है। चतुराधिकं शतमष्टगुण द्वाषष्टिस् तथा सहस्राणा अयुतद्वयस्य विष्कंभस्यासन्नो वृत्तप्रिणाः। मतलब कि 100 में 4 जोड़े 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़े। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास पता लगाया जा सकता है। तो आपने देखा कि पाई का मूल्य आर्यभट्ट ने 3.1416 बता दिया था, जो कितना सटीक था। इसी प्रकार पाइथागोरस से पहले ही हमारे ऋषि बौधायन ने समकोण त्रिभुज के विकर्ण के वर्ग का नियम दिया था। दीर्घस्याक्षण्या रज्जुः पार्श्वमानी तिर्यकमानी च यत् पृथक् भूते कुरुतस्तदुभ्यां करोति। एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितने की उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती हैं। यही तो पाइथागोरस का प्रमेय है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि इस प्रमेय की जानकारी भारतीय गणितज्ञों को पाइथागोरस के पहले से ही थी। वस्तुतः इस प्रमेय को बौधायन पाइथागोरस प्रमेय कहा जाना चाहिए। तो मित्रों, आपने देखा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले ही गणित और भूमिति के सिद्धांत दे दिए थे, लेकिन उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि पश्चिमी गणितज्ञों को मिली। हम आपको अपील करते हैं कि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन हमारे महान ऋषि कात्यायन, बौधायन और आर्यभट्ट के नामों से भर जाना चाहिए और प्रस्तुति को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। गणितज्ञों को मिली। हम आपको अपील करते हैं कि इस वीडियो कंप्लीट हो गई और इतनी ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो मतलब जो भी वीडियो देखती हूँ ना, मैं बिल्कुल निशब्द हो जाते हैं। कुछ बोले क्या कि इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग रहता है कि ये सब क्या चल रहा था हमारे देश में। और इनको तो स्टार्ट कर देना चाहिए, इनको तो अपनी बुक्स के अंदर लेके आना चाहिए। ये कात्यायन, बोधायन और बोधायन और आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का तो फिर भी जिक्र है, बोधायन और कात्यायन इनका तो जिक्र ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरी अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंचती है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे जितने भी ये जो वैदिक ज्योमेट्री के जो लोग थे, जिन्होंने महापुरुष थे, जिन्होंने इन सब चीज़ों का आविष्कार किया है, जिन्होंने ये सबसे पहले किया है, आप उनको प्लीज़ उनको हमारी बुक्स के अंदर लेके आए हैं, जिससे कि हमें प्राउड फील हो। हम क्यों पढ़े फालतू में पश्चिमी देशों की रटाफिकेशन, और वो भी क्या, वो भी हमारे यहाँ से गए हुए हैं। भाई अगर सबसे पहले ये हमने बनाए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले इनको ईजाद किया है, तो जाहिर सी बात है जब देश गुलाम हो गया था तो यहाँ से बुक्स वगैरह वहाँ बाहर गई थी और वहाँ से वो ट्रांसलेट हुई हैं। ट्रांसलेट होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे थे जो कुछ पैसों के लिए बिक जाया करते थे, संस्कृत का ट्रांसलेट इंग्लिश में करके, और उन्होंने अपने नाम पर वो उन बुक्स को अपने नाम पे ले लिया, क्योंकि उस टाइम तो भारत गुलाम हो चुका था, हज़ारों सालों से गुलाम रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बुक्स वगैरह सारी चीज़ तहस नहस हो चुकी थी हमारी, और जो भी सारे पेटेंट वगैरह जो भी थे इन्होंने अपने नाम पे कर लिए। आज जो ये बने घूम रहे हैं सभी इतने बड़े, वो ये मतलब बड़ा ही अफसोस होता है, मतलब खुशी भी होती है और अफसोस भी बड़ा होता है कि और इसके साथ में बहुत सारी विचारधाराएं हमारे देश के अंदर हैं जो इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है ना। तो सारे हिंदुओं को, जितने भी लोग हैं, जो भी भारतीय हैं, सभी को एक हो जाना चाहिए और उनको डिमांड करनी चाहिए कि हमारी बुक्स में ये सभी के नाम होने बहुत ज़रूरी हैं। और ये सिर्फ 10th क्लास, 8th क्लास, 9th में नहीं, ये स्टार्टिंग से जहाँ से क्लास शुरू होती है वहाँ से शुरू किया जाए। वहाँ पे अगर मान लो इनकी बुक वो नहीं होती है तो इनके नाम तो बच्चों को पता होना चाहिए। जो नर्सरी, केजी और उसके जो होते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो आपके प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको जैसे हम फालतू में वैसी चीज़ें सिखाते रहते हैं इंग्लिश में, इनको सिखाएँ।
ठीक है ना। तो तभी तो आपको पता चलेगा, बचपन में जो बच्चे सीख जाते हैं वो कभी नहीं भूलते, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को शुरू करें, स्टेट लेवल पे शुरू करें। अगर आप पूरे उसके लेवल पे शुरू नहीं कर सकते, स्टेट लेवल पे शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे बीजेपी है वहाँ तो शुरू कर सकते हैं ना, ठीक है। और इन स्कूलों पे जो प्राइवेट स्कूल है जिनकी अपनी ही चलती है वो तो शुरू करें कम से कम, क्यों। तो बड़ा ही मतलब दुख होता है और प्राउड भी बहुत होता है कि यार कितने ज्ञानी लोग थे और क्या से क्या कर दिया गया। मतलब पर ये है कि कहते ना कि धरती गोल है, अगर हमारे साथ में ऐसा कुछ गलत हुआ है तो ईश्वर देखता है, कर्म जो रहता है धीरे धीरे घूम फिर के वहीं पे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और हम तो वैसे भी इस चीज़ पे विश्वास रखते हैं कि आत्मा तो अजर और अमर है, सिर्फ अपना शरीर बदलती है। तो जो महापुरुष, जो महान आत्माएं हैं जिनका जन्म पहले हुआ था वो उनका आज भी हुआ है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूर्ण करेंगी, ठीक है। तो वो इस चीज़ को ज़रूर पूर्ण करेंगी क्योंकि उन्होंने वो सब, मान लो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी रहा होगा या फिर जिन्होंने ईजाद किया है इस चीज़ को, जब दोबारा से जन्म लेंगे, दोबारा से आएंगे, फिर दोबारा से कहेंगे भाई हमने बनाया था। ये तो नहीं कहेंगे हमने बनाया था, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में तो निकालेंगे ना चीज़ों को, ठीक है ना। इस चीज़ पर हम विश्वास रखते हैं ना। तो इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या बोलते हैं, लोग ज्योमेट्री के नाम से बहुत घबराते हैं, बिल्कुल घबराते हैं। मैथ का नाम सुनते ही घबराते हैं क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर के थ्रू हम पढ़ते होते हैं, रट्टाफिकेशन लगा रहे होते हैं मैथ का। हमने वैदिक मैथ को कभी जाना ही नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं। मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी जिसमें बच्चे इस तरीके से काउंटिंग कर रहे थे और फटाफट सी, जितनी कैलकुलेटर नहीं जितना वो फटाफट सी मतलब वो लगा रहे थे। मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा बताओ कितनी ज़बरदस्त वो थी वैदिक हमारा जो मैथ है वो कितना ज़बरदस्त है, गणित, ठीक है। और उसमें अब जैसे सर्कल का बताया था कि भाई कि किस तरीके से ये तो जी ईजी है बनाना, सर्कल बना दो, ये बना दो, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन ईजी कैसे है? ईजी ये है ना कि अगर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए चारों तरफ, भाई चारों साइड्स में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी आप बनाओगे ना उसको प्रॉपर तरीके से, तभी बनेगा वो। किस तरीके से उन्होंने बनाया था भाई, वो कहते हैं कि तिल जो थे 34 तिल थे, जितने थे 1 अंगुल के बराबर थे। तो कहते हैं यार ये क्या स्टैंडर्ड है। कहते हैं ना कि अपनी बेइज्जती खुद ही करवा लेना, ठीक है। और वो जो अंगूठे से अंदाज़ा लगाते रहे थे जिनका, वैसे उनको, हाँ भाई वो बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं वो, ठीक है ना। उनको इस तरीके से वो बोला गया है, ठीक है। तो अपनी चीज़ों पे प्राउड करना सीखो। जब तक आप अपनी चीज़ों पे प्राउड नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये कितने सटीक तरीके से इन्होंने हर चीज़ को करा है। और सर्कल किस तरीके से बनाते थे और स्क्वायर किस तरीके से बनाते थे, और बिल्कुल एक ही साइज़ के, मान लो यज्ञ वेदी जो बनती थी वो एक ही साइज़ के, अगर मान लो स्क्वायर है, अर्ध स्क्वायर मतलब अर्ध सर्कल है या फिर सर्कल है, तो वो सब एक ही साइज़ होता था, ठीक है। जितना स्पेस उसका है उतना ही दूसरे का, उतना ही स्पेस तीसरे का। तो किस तरीके से होता था वो सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से कि एक कील होती थी, उसको गाड़ने के बाद में सर्कल बनाया जाता था सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो उस तरीके से, क्योंकि सन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ठीक है ना, ऋतुओं के अकॉर्डिंग। देखा है कई बार सर्दियों में ऐसा दूसरी से थोड़ी सी चेंज कर लेता है डायरेक्शन को, हल्का सा वहाँ से निकलता है, गर्मियों में थोड़ा सा अलग तरीके से निकलता है। तो वो थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करता है क्योंकि पृथ्वी आपके 23/2 उस पर झुकी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं डायरेक्शन या जो भी है चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। और अब जैसे इन्होंने बताया किस तरीके से वो रस्सी का सुलभ कुछ ऐसे बोलते हैं रस्सी को, तो उससे वो नापते थे। अब ये कहते हैं कि भाई हमारे जो पश्चिमी जो वो हैं वो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं। वो इसलिए ईर्ष्या भी करते थे कि हम एक तो रंग में सांवले थे, पीछे उनको ये इस चीज़ की तकलीफ होती होगी कि यार हम तो इतने सुंदर हैं, इतने ज़्यादा वो हैं, ये हैं, और ये देखो ये इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं, तो बिल्कुल काले पीले से ऐसे रंग के लोग हैं। ईर्ष्या उनको होती होगी, बिल्कुल होती होगी, और उन्होंने खूब दिमाग लगाया होगा, लगाया भी था, उन्होंने गुलाम कर लिया। जब आप किसी चीज़ को जब अपने दिमाग में बिठा लेते हैं ना कि इसको हमें गुलाम ही बनाना है, तो एक दिन आप सक्सेस हो ही जाते हैं। उन्होंने भी करा, तो अगर इंडिया वालों ने सोच लिया कि भी हमें पूरी दुनिया पे राज करना, तो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि हमें अपने ये जो जितने भी फॉर्मूला हैं, जो भी हमारे जो महापुरुषों के द्वारा जो ईजाद किए गए थे, बनाए गए थे, उनको अगर हमें पूरी दुनिया में फैलाना, तो हम फैला देंगे। इसी तरीके से फैलाएंगे जिस तरीके से हम वीडियोस बना रहे हैं। ये वीडियोस क्या और जगह नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज़ थी। जैसे वो कहते हैं कि आप पाई का कैसे पता चलेगा, पाई तो पश्चिमी देशों ने ईजाद की थी। पाई का क्या है कि उन्होंने ऋषि मुनियों ने पहले से ईजाद कर ली थी, क्योंकि जब वो ज्योमेट्री को इतने हाई लेवल पे जानते हैं तो पाई की क्या औकात है कि पाई की वैल्यू नहीं जानेंगे 3.14 समथिंग। भाई उन्होंने वो बताया ना कि वो उसका जो ब्रेथ है उसकी परिधि का समथिंग जो भी था ये सारा कुछ, और उन्होंने भी जो है सारी चीज़ उनको पता थी, सब कुछ मालूम था उनको। क्योंकि बिना ज्योमेट्री के आप इतने बड़े बड़े जो मंदिर बने हुए हैं, इनके स्ट्रक्चर बने हुए, उनकी डिज़ाइंस बनी हुई है, क्या बिना ज्योमेट्री के वो संभव है? नहीं है। लेकिन किसी अंधों को दिखाई नहीं देता, दिखेगा कैसे? क्योंकि उनकी विचारधारा डिफरेंट चल रही है, वो कुछ और ही करने में लगे हुए हैं। ठीक है, वो उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। कोशिश क्यों करेंगे? उनकी विचारधारा अलग है, वो तो चाहेंगे कि दब जाएं चीज़ें। और हमने भी कभी कोशिश नहीं की, तालियां पीटते थे उनके ऊपर, विचारधारा के ऊपर, वाओ आप सही हो, ओके हो आप, कभी हमने कोशिश नहीं की। ठीक है, लेकिन जब आंखें खुली रही हैं धीरे धीरे तो विरोध करना सीखिए और गवर्नमेंट से केस करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, उनसे कहो भाई हमारी जो भी चीज़ें हैं हमारी लागू करो, इनको ये जो वेस्टर्न चीज़ें हैं जितने भी है इनको हटाओ यहाँ से, हमें नहीं पढ़नी है। जब हमारे पास में ऑलरेडी है, हमें क्या ज़रूरत है किसी को पढ़ने की? ठीक है ना, तो ये करना पड़ेगा, लोगों को जागना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं बनेगी। बहुत अच्छी वीडियो थी और प्राउड भी फील होता है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे दुनिया कुछ नहीं कर रही थी वहाँ हम बहुत कुछ कर रहे थे, हम सोने की चिड़िया थे, और किस तरीके से हमको लूटा गया। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या है कि इंडियंस को भूलने की बहुत जल्दी आदत है, माफ़ करने की। माफ़ कर दो लेकिन भूलो मत, ठीक है ना। तो क्योंकि माफ़ इसलिए कर दो क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, भूलो इसलिए मत क्योंकि वो आपको याद दिला के आपको और आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो भूलिए मत कि आपके साथ में क्या हुआ था, आपके पूर्वजों के साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को ऊपर आवाज़ उठाइए। इनकी क्या बोलते हैं, जो भी है कि भाई हमारी बुक्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए धीरे धीरे। अब एक कणांद के नाम से भी एक वो थी, प्रमेय वगैरह थी, पाइथागोरस बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें जब हमारे ऋषि मुनियों ने इतने इंटेलिजेंट थे, सब कुछ थे, पता नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आता। चलो हमारे आम आदमी के हाथ में तो नहीं है, लेकिन सरकारों के हाथ में सब कुछ है ना। लेकिन सरकार भी क्या करेगी जब तक आम आदमी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो विदेशी उस पर तालियों को पीटते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत तो जागरूक हमको ही होना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ करेगी सरकार। तो सबसे पहले तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। मैक्सिमम कुछ परसेंट लोगों को पता है। जो वीडियो के व्यूज़ से आइडिया लग जाता है कि मान लो 10 लाख लोगों ने देखी है, 5 लाख या 10,000 लोगों ने देखी, बताओ किसको पता है? ये कोई व्यूज़ हैं, इनसे पता चलता है? इनसे कुछ भी पता नहीं चलता। जब तक कि वीडियो करोड़ों लोग ना देख लें तब तक ये समझ लो कि अवेयरनेस है नहीं। जरा से कुछ लोग, कुछ पॉइंट समथिंग % लोगों ने अगर देख लिया तो क्या देख लिया? कुछ नहीं देखा। सभी को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इसको बड़े लेवल पे ये चीज़ें लेके जानी चाहिए। ठीक है, और ये जितने भी हैं, ये जो नेता हैं बीजेपी के, इनको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए। जो जितने भी जो फॉर्मूला जो बताए जा रहे हैं इन वीडियोस में, इनको अपने जब टीवी स्क्रीन पे ये जब एंकर से जब ये बात करते हैं, किसी से बात करें, इनके बारे में बात करें, वो जिससे लोगों को अच्छे तरीके से और पता चले जिनको नहीं पता है। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए जिससे आपको प्राउड फील हो, जिससे हमें प्राउड फील हो। तो वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। बातें करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।